चलिए सर, आपके चैप्टर का नाम क्या हुआ? चैप्टर का नाम हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ज्यादा कुछ नहीं करना, इसके 3 नाम है। इस पूरे नाम के अंदर में 3 वर्ड्स है ना। एक है कैश, दूसरा है फ्लो, तीसरा है स्टेटमेंट। अगर हम इन तीनों का हम कोऑर्डिनेशन क्या है, कोरिलेशन, इनके बीच में आपस में क्या कनेक्शन है, अगर हम उसकी बात करें तो इस चैप्टर को समझना थोड़ा आसान होने को। ये चैप्टर आपके सिलेबस का सबसे अच्छा चैप्टर है, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी पढ़ोगे, इसके बाद सीधा सी बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ोगे, सेमेस्टर 6 में पढ़ोगे। मतलब आज तुमको जो पढ़ाएंगे लगभग सेम सब कुछ सेमेस्टर 6 वाले भी पढ़ेंगे। बट ठीक है, तुम लोग के 12 के लेवल पे एक फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत स्कोरिंग है। समझने के समय थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर वो ट्रिक क्लियर हो जाए तो फिर बाद में सबसे ज्यादा स्कोरिंग। कैश, हम लोग जानते हैं कैश क्या होता है। बोलो तो कैश क्या होता है? पैसा को हम लोग कैश बोलते हैं। यहां पर ये लोग बोलते हैं कि कैश का मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ठीक है, फ्लो वर्ड का क्या मीनिंग? फ्लो मतलब मूवमेंट होता है, इनफ्लो आउटफ्लो दो होता है। जब जब आपके बिजनेस में रुपया का इंटरेंस हो, आए पैसा, इनफ्लो है। जब जब कोई को आप पे करते हो, मनी इज गोइंग आउट, आउटफ्लो। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों होता है। और स्टेटमेंट होता है प्रेजेंटेशन। तो एक ऐसा प्रेजेंटेशन जिसमें हम पैसे का फ्लो शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। डेफिनेशन तो बहुत आसान सा है। कहीं से एक आवाज आता है, एक बच्चा पूछता है, सर कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो के लिए तो हम लोग कैश बुक बनाते हैं, और जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो फिर अब अलग से एक और स्टेटमेंट बनाने का क्या पॉइंट बनता है? व्हाट इज द रीजन दैट वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ओवर एंड अबव कैश बुक? मेंटेनिंग कैश बुक इज मैंडेटरी, और मेंटेनिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज, नॉट फॉर अदर्स। तो सर जब कंपनी के लिए जब मैंडेटरी है और कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगी, तो कंपनी के ऊपर तो डबल डबल प्रेशर हो गया। हम साल भर कैश बुक बनाए, फिर कैश फ्लो भी बनाए। तो कुछ सवाल के जवाब इंपॉर्टेंट होते हैं, जानना जरूरी होता है। पहली बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरे साल नहीं बनता। जब जब आपका फाइनल अकाउंट बनता है तब तब कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरी बात, कैश बुक और कैश फ्लो दोनों में ही हम अपना पूरे साल भर का इनफ्लो आउटफ्लो दिखाते हैं। लेकिन फर्क ये है दोनों में कि कैश बुक जब बनाते हैं, अगर एक जैसा ट्रांजैक्शन अगर 100 बार हुआ है तो कैश बुक में वो 100 बार लिखा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो एक जैसा ट्रांजैक्शन अगर 100 बार हुआ है तो सारे 100 बार का टोटल वैल्यू जोड़कर समेशन दिखाते हैं कैश फ्लो। दैट मीन्स अगर मान लो पूरे साल भर में 365 दिन होता है, मैं हर महीने का 5 दिन छुट्टी का मान लेता हूँ। ठीक है, 365 दिन साल में, हर महीने का 5 दिन, 60 दिन गया। 305 दिन हमारे यहाँ ऑफिशियल वर्किंग है, 5 दिन और एक्स्ट्रा छुट्टी मान लेते हैं। एक साल में 300 वर्किंग डे है ऐसा मान लेते हैं। अगर 300 वर्किंग डे है, अगर हम रोज एक एक बार भी कैश परचेज करेंगे तो कैश बुक में हर दिन जब जब परचेज होगा कैश में, बाई परचेज बाई परचेज बाई परचेज करके लिखोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 300 बार जो तुमने परचेज किया, उसकी टोटल एग्रीगेट वैल्यू कितनी आई, जोड़कर 300 बार का एक बार में लिखेंगे कैश फ्लो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपके कैश के ट्रांजैक्शन का समरी स्टेटमेंट, जहां पे जितने भी रेपिटेशंस होते हैं ना, रिपीट वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनका सम्ड वैल्यू दिखाता है। तो इट इज अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है इन विच द इनफ्लो एंड आउटफ्लो of cash is presented as per fixed format. एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को
एक फिक्स्ड फॉर्मेट में शो करते हैं, ठीक है। व्हाट इज फिक्स्ड फॉर्मेट? द प्रेजेंटेशन of cash flow has a standard format prescribed by accounting standard 3. अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? क्लास 11 में थोड़ा सा पढ़े थे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, बट स्टिल फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं। अगर अकाउंट्स में कोई भी ऐसा मैटर है जिसको अकाउंट्स में प्रेजेंट कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड अगर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको लेकर दो अलग अलग या कई सारे अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, तो फिर उस केस में कौन सा तरीका, कौन सा प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनवाया है और उसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम लोगों ने पढ़ा है कि डिप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, दो मेथड होता है। टेक्निकली देखें तो 11 मेथड है, 11 मेथड्स आते हैं, और भी कोई खोज के नया निकाल ले तो निकाल ले, तो सब हर आदमी बोलेगा हम अपना मेथड चलाएंगे, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रेजेंटेशन जो एक फैक्टर है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि पूरा इंडिया इतना बड़ा, पूरा वर्ल्ड इतना बड़ा। अब इंडिया के अंदर में इतने सारे स्टेट है, हर स्टेट बोलेगा हम अपना भाषा चलाएंगे, हम अपना मेथड चलाएंगे, हम अपना तरीका चलाएंगे, हम अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तो गवर्नमेंट फिर टैक्स मांगने में परेशान हो जाएगी। सब अपने अपने हिसाब से इनकम कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, गवर्नमेंट टैक्स कैसे बताएगी? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी भी कंपनीज लेवल का बात होता है, कंपनी लेवल पे सबके लिए प्रेजेंटेशन एंड अकाउंटिंग रूल्स जो है उनको स्टैंडर्ड कर दिया, भाई आपको यही फॉलो करना। और जिन जिन जगहों पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का जगह नहीं है वो तो कॉमन है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पर जिन जगहों पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लोगों को लग सकता है कि हाँ भाई इसका अलग 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 बातचीत है, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल में 32 है, अब बढ़ गए हो तो मालूम नहीं, लास्ट मैंने जब देखा था तब 32 थे, शायद 35-36 हो गए होंगे अभी तक। उन 32-35 में से जो तीसरा स्टैंडर्ड है, थर्ड स्टैंडर्ड जो है वो कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। टाइमिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं, जब भी ऐसा लगने लगे कि सेट रूल में, बना हुआ रूल में चेंज का जरूरत है, तब चेंज करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज करने का जो जिम्मेदारी है, बनाने का जो जिम्मेदारी है, सी इंस्टीट्यूट को है। गवर्नमेंट ने ICAI को ऑथराइज करके रखा हुआ है कि भैया क्या चेंजेस होना चाहिए, इसका रिकमेंडेशन आप। तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं सब सी इंस्टीट्यूट के बनाए, ICAI ने बनाया है सारा का सारा। ICAI बनाता कैसे है, एक्सपर्ट्स की टीम बैठाता है, उनको बोलता है इस पर रिसर्च कीजिए, रिसर्च करके अपना एक स्टैंडर्ड रूल सेट कीजिए, उसको कंपनीज के डायरेक्टर्स के पास, कंपनीज के हेड अकाउंटेंट्स के पास भेजा जाता है, उनसे उनका रिव्यू मांगा जाता है, फिर उनके रिव्यू की स्टडी होती है, उनमें से कौन कौन सा रिव्यू ऐसा है जो एक्सपर्ट्स ने नहीं सोचा, वहां से इंडिकेशन आया, उसको इंक्लूड किया जाता है, फिर उसको एज ए गाइडलाइन छोड़ दिया जाता है, 2-3 साल तक उसको ऑप्शनल कर दिया जाता है, फिर जब 2-3 साल बीत जाते हैं, लोगों की हैबिट में आ जाता है, तो उसको कंपलसरी कर देता है, मैंडेटरी बना देता है, तो वो स्टैंडर्ड बन जाता है। समझ आई बात? तो प्रेजेंटेशन जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो कहां पे है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर नीचे लिखते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हैज डिफाइंड, क्या डिफाइन किया, 3 मेजर हेड्स फॉर प्रेजेंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो प्रेजेंटेशन बनेगा उसको 3 मेजर हेड्स में बांट,
मतलब पहला है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डे टू डे business operations such as purchase and sale of goods, payment of expenses, etc. आप अपने रूटीन बिजनेस में गुड्स खरीदते बेचते हो, खर्चे पे करते हो, इनसे रिलेटेड रुपया का जो भी आना जाना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। इनमें जो भी रुपया का आना जाना होगा वो इस हेड में शो किया जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब परचेज एंड सेल ऑफ fixed assets and investments, as well as interest and dividend from investments। शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट related flow of cash। ने बोला कि कोई भी बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो इन तीन के बीच ही घूमता है। तो जितना भी रुपया का आना जाना का हेड बनेगा, बहुत सारा हेड ना बना के सारे ट्रांजैक्शंस को तीन हेड में ही समेट। भाई आज अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो कैपिटल आएगा, एक सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर कैपिटल लगाएगा, है ना, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे, कंपनी में जो कैपिटल आएगा वो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू करके आए। हम लोन ले सकते हैं बिजनेस के लिए, तो लोन लेंगे तो पैसा आएगा, लोन रीपे करेंगे तो पैसा जाएगा, राइट। अगर हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो उसके ऊपर हम डिविडेंड पे करेंगे, अगर हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो उस पर हम डिविडेंड पे करेंगे, और अगर हम डिबेंचर इशू करेंगे या लोन लेंगे तो उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। इसी तरीके से जब हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं के लिए इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी का शेयर डिबेंचर बॉन्ड खरीदेंगे अगर, तो वो शेयर डिबेंचर बॉन्ड में या वो शेयर खरीदेंगे, डिबेंचर खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, या फिर इनको रीसेल करेंगे। खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, उनको बेचेंगे तो पैसा आएगा। जमीन, मकान, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब फिक्स एसेट्स है। अगर इनको खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, इनको बेचेंगे तो पैसा आएगा। और अगर हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे तो वहां से हमको इंटरेस्ट भी मिल सकता है, डिविडेंड भी मिल सकता है, तो वो डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टिंग। अगर हम डिबेंचर शेयर इशू किए तो उस पर इंटरेस्ट और डिविडेंड हम देंगे, वो मेरा फाइनेंसिंग होगा। अगर मैंने डिबेंचर इशू किया है, मैं एज कंपनी हूं और मैंने डिबेंचर इशू किया है तो उस पर इंटरेस्ट दूंगा, तो वो इंटरेस्ट मेरा फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। अगर मैं शेयर इशू करूंगा तो उस पर मैं डिविडेंड दूंगा, तो जो डिविडेंड हम पे करते हैं वो मेरा फाइनेंसिंग का पार्ट। बट अगर मैं किसी दूसरी कंपनी का शेयर या डिवेंचर खरीदूंगा, उस पर जब वो लोग मुझे डिविडेंड या इंटरेस्ट देंगे तो मेरा इन्वेस्टिंग का पार्ट। हम जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं शेयर पे, वो मेरा एक्सपेंस कैटेगरी में आता है।
और अगर हम किसी का इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं और उस पर हमको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है तो मेरा इनकम का पार्ट है। आई बात समझ में? इन्वेस्टमेंट्स पे जो डिविडेंड मुझे मिलेगा वो इन्वेस्टिंग में आएगा, और हम जो डिवेंचर इशू किए हैं उस पर जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो फाइनेंसिंग में आएगा। भाई आज बिजनेस करने के लिए रुपया चाहिए, रुपया का पार्ट हो गया फाइनेंस। कहां से आएगा रुपया? शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके, लोन लेके। डन। हम उस पैसे को इन्वेस्ट कहां करते हैं? फिक्स एसेट खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में। फिक्स एसेट खरीदेंगे तो उसमें रुपया जाएगा, बेचेंगे तो रुपया आएगा। इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो रुपया जाएगा, बेचेंगे तो रुपया आएगा। पर हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि हमको साइड से कुछ कमाई आए। साइड से जो कमाई आती है वो क्या चीज में आती है? तो ब्याज की या डिविडेंड की। तो जो कमाई मुझे मिल रही है मेरे इन्वेस्टमेंट पर, वो तो मेरे लिए इनकम है और वो इन्वेस्टिंग में आएगा। और हम जो डिवेंचर इशू किए, लोन लिए, उस पर जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो मेरा खर्चा है, वो मेरा फाइनेंसिंग में आएगा। और बिजनेस भी तो करना है, गुड्स खरीदेंगे, बेचेंगे, स्टाफ को सैलरी देंगे, रेंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरेंगे, ये सब मेरा, इसमें भी तो पैसा जाएगा। वो सब किस में जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा। वो रूटीन एक्टिविटी का खर्चा है, बिजनेस की जो रूटीन एक्टिविटी है उसका पेमेंट है। तो पैसा जा रहा है, रुपया आए जाएगा। ठीक है, पक्का से? तो ये मेरे 3 मेजर हेड्स बन गए। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो हैज 2 मेथड्स। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। नॉट इन सिलेबस डायरेक्ट मेथड, indirect method in syllabus. Under both the method, presentation of investing and financing activity is same, but presentation of operating activity is different. Under direct method, we show inflow and outflow from operating activity directly, such as cash sales, collection from debtors, expenses paid, etc. Under indirect method, we use back calculation. Under which we try to convert net profit into profit earned in cash. मतलब डायरेक्ट मेथड में जब कैश फ्लो बनता है ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जितना भी रुपया का आने जाने का सोर्स है उसको अलग अलग दिखाते हैं। कैश सेल में इतना पैसा आया, डेटर से इतना कलेक्शन आया, ट्रेडर्स को इतना पेमेंट किए, कैश परचेज में इतना पेमेंट किए, खर्चा इतना पे, ऐसे शो करते। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग
डायरेक्ट पेमेंट दिखाने की जगह नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं और उस नेट प्रॉफिट में बैक कैलकुलेशन करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट आई उसमें से कितनी प्रॉफिट कैश में है। आज जैसे मान लो सपोज को 2 लाख का गुड्स बेचे, उस 2 लाख का गुड्स में मेरे को 50,000 का प्रॉफिट है, लेकिन उस 50 में से 30 का ही कलेक्शन आया, 20 का कलेक्शन नहीं है, तो हम लिखते हैं प्रॉफिट 50, उसमें से लेस कर देते हैं नॉन कैश प्रॉफिट 20, तो जो बच जाता है 30 वो मेरा कैश का प्रॉफिट। तो हम उल्टा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि जितना भी नॉन कैश वाला आइटम्स है जिनमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको हटा देते हैं और फिर देखते हैं कि कितना ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें खाली कैश। तो सारे ट्रांजैक्शन लिखने की जगह नेट प्रॉफिट में से बिना कैश वाले जितने भी ट्रांजैक्शन है सबको हटा देते हैं और जो बच जाता है वो क्या बच जाता है, कैश वाला आइटम बच जाता है। समझ आ गई? आपके सिलेबस में कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है, मतलब आपको बैक कैलकुलेशन मेथड सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? प्रेजेंटेशन सर एक फुल पेज लग जाता है प्रेजेंटेशन में। हम यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां लिखते हैं अमाउंट, यहां भी लिखते हैं अमाउंट। ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। जो लोग क्वार्टरली बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट वो लोग लिखते हैं फॉर द क्वार्टर एंडेड। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तुम्हारे सिलेबस में एनुअली रहेगा, इसीलिए फॉर द ईयर एंड। पहला हेडिंग आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके ऊपर भी सवाल किया जा सकता है कि सर ऑपरेटिंग ही पहले क्यों? बिजनेस का प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? तो ऑपरेटिंग ही है। मेन एक्टिविटी क्या है? ऑपरेटिंग ही है ना, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है और बाकी सबका वॉल्यूम भी कम होता है। फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम दोनों ही ऑपरेटिंग का ज्यादा होता है और बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस तभी माना जाता है जब उसका ऑपरेटिंग ठीक से होता रहे। तो वो ऑपरेटिंग ही रहेगा ना, स्टॉक मार्केट का बाइंग सेलिंग तो वही ऑपरेटिंग है, उसके लिए वो इन्वेस्टिंग क्यों होगा? अगर तुम्हारा बिजनेस शेयर मार्केट में डील करता है और शेयर मार्केट से ही रिलेटेड उसका बिजनेस है तो उसके लिए वही ऑपरेटिंग है। आज बैंक है, बैंक के लिए लोन देना ऑपरेटिंग है, लेकिन अगर हम किसी को लोन देते हैं तो वो फाइनेंसिंग नहीं, इन्वेस्टिंग है। तो आपके बिजनेस का जो प्राइमरी नेचर है वही ऑपरेटिंग ना कहलाएगा। समझ आई बात? तो एक बैंक के लिए लोन लेना और लोन देना, फिक्स डिपॉजिट लेना और लोन देना, ये दोनों ही क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। उसके लिए वो इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा। अंडरस्टूड? पक्का से? स्टार्ट कहां से करते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड एंड टैक्स। इसमें ऐड करते हैं ऑल नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग expense which were taken in P/L।
यहां पर इस विच वेयर टेकन इन पीएल को मैं रेड कर रहा हूं, नॉन कैश को मैं रेड कर रहा हूं, और नॉन ऑपरेटिंग को मैं ऐड कर रहा हूं, रेड कर रहा हूं। मतलब यहां पर ये तीनों रेड वाले जो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। सर क्यों ऐड कर रहे हैं, इसके ऊपर 15 मिनट बोलूंगा, विथ एग्जांपल बोलूंगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो तुम्हारी आई, कौन सी नेट प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स की बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स का खर्चा माइनस होने से पहले वाली जो नेट प्रॉफिट होगी वो तो यहाँ पे आएगी। इसमें हम ऐड कर देंगे वो सारे के सारे खर्चे, कौन से खर्चे, वो खर्चे जिनके नाम को देखकर हमको ये लगे कि इसमें तो रुपया का कोई काम ही नहीं, मतलब नॉन कैश। सर एग्जांपल कोई एक तो बोल दीजिए, डेप्रिसिएशन। क्यों डेप्रिसिएशन सर, डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्च है जिसके लिए आपको रुपया गिन के नहीं देना पड़ता। एसेट की वैल्यू का गिर जाना इज डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए किसी को पैसा थोड़ी देना पड़ता। सर मशीन खरीदते समय तो पैसा दिए थे, खरीदते समय पैसा दिए थे, डिप्रिसिएशन जब हुआ तब किसी को पैसा देना पड़ा क्या, नहीं सर। तो सर क्या रिपेयर्स में पैसा नहीं देते क्या, रिपेयर्स डिप्रिसिएशन एक ही चीज है क्या, नहीं। तुम रिपेयर कराओ चाहे मत कराओ, एसेट की वैल्यू तो फॉल करती है। तो डिप्रिसिएशन इज फॉल इन एसेट वैल्यू विच इज नॉन कैश एक्सपेंस, एक्सपेंस है लेकिन उसमें रुपया गिन के नहीं देना पड़ता। तो फिर सर वो डिप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो प्रॉफिट को तो रिड्यूस करता है लेकिन कैश को रिड्यूस नहीं करता। तो प्रॉफिट निकालते समय वो माइनस हुआ था, पर अगर हमको ये पता लगाना है कि टोटल प्रॉफिट जो आई उसमें से कैश की प्रॉफिट कितनी आई, तो उसमें से डिप्रिसिएशन तो नहीं माइनस होना चाहिए, पर हम तो नेट प्रॉफिट निकालते समय माइनस कर चुके हैं, तो उसको वापस ऐड कर दो ताकि पता चले कि कितनी प्रॉफिट हमने कैश में अर्न की। अंडरस्टूड, समझ आई बात। इसके और भी लॉजिक है, मैं बताऊंगा। सर फिर ये नॉन ऑपरेटिंग फिर क्या होता है, इन्होंने बोला कि अगर एक क्लास में 1 बॉय एंड 1 गर्ल है, एक लड़का है एक लड़की, इफ आई से कि ओनली बॉयज आर अलाउड, देन ऑब्वियसली गर्ल्स आर नॉट अलाउड। इफ सम गर्ल्स कम इनटू द रूम, आई शुड हैव टू आस्क हर टू लीव, बोलो हाँ कि ना। सिमिलरली अगर गर्ल्स लोग का क्लब है, तो इफ इट इज अ गर्ल्स क्लब then boys are not allowed obviously, so if some boy gets in, उसको वहां से बाहर निकालना बनता है। तो आपके फॉर्मेट को अगर आप देखें तो आप देखोगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने 3 हेड्स बताए तुमको। कौन से हेड, पहला इन्होंने बताया ऑपरेटिंग, दूसरा इन्होंने बताया इन्वेस्टिंग, और तीसरा इन्होंने बताया, क्या बताया, फाइनेंसिंग। तो अगर कोई चीज इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग है तो क्या वो ऑपरेटिंग भी है, नहीं। तो सर हर वो चीज जो ऑपरेटिंग नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग कहलाएगी। इफ समथिंग इज नॉन ऑपरेटिंग मतलब वो ऑपरेटिंग नहीं कहलाएगी, तो फिर क्या कहलाएगी, या तो वो इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग। दैट मीन्स एनी आइटम विच इज इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास यहाँ पे रेड में 3 आइटम हो गए। पहला नॉन कैश, एंड, है ना, एंड की जगह यहाँ पे चेंज करके लिख दो और। क्यों सर, और क्यों किए, तुम लोग को प्रोबेबिलिटी जब पढ़े होगे तो तुम लोग एंड और का डिफरेंस समझे हो। सेट थ्योरी में प्रोबेबिलिटी में एंड और का डिफरेंस समझा। एंड लिखने से पता चलता है दोनों एक साथ होना पड़ेगा, और मतलब ये हो चाहे दोनों, ऑप्शनल। तो अगर कोई चीज नॉन कैश है या फिर वो इन्वेस्टिंग है या फिर वो फाइनेंसिंग, इन तीनों में से कोई भी आइटम है और अगर वो पीएल में आई है और वो खर्चा है, तो फिर उसको क्या करो, ऐड करो। सर पीएल में आने से ही ऐड करना है, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि सर अगर कोई आइटम पीएल में आएगी तो ही वो नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी। जो बच्चा हमारे रूम में घुसा ही नहीं है, हमारे क्लास का नहीं है, उसको जबरदस्ती निकालें, कैसे निकालोगे।
दूसरे क्लास का बच्चा तुम्हारे क्लास में आ जाए तो तुम बोलोगे ये तुम्हारा क्लास नहीं निकलो, बट कोई बच्चा घुसा ही नहीं तुम्हारे रूम में, तो कहां से निकाल दोगे? पीसी सरकार थोड़ी है, रूम घुसेगा किसी दूसरे रूम में, निकलेगा हमारे रूम से, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो ये आइटम्स जो हम यहाँ पर 3 ठो ऐड करने बोले हैं, ये ऐड तो होंगे, लेकिन तभी ऐड होंगे अगर ये आइटम्स पीएल में आए। सर एक बार और एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ। सर मान लीजिए आप फाइनल अकाउंट बना रहे, डेप्रीशिएशन जब होता था तो फाइनल अकाउंट के पीएल के डेबिट में लिखते थे क्या? लिखते थे ना। इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते थे तो पीएल के डेबिट में लिखते थे क्या? एसेट बेचे हो उसमें लॉस हुआ है, पीएल के डेबिट में लिखते थे। डेप्रीसिएशन नॉन कैश का एग्जांपल है, एसेट बेचने से लॉस होना इन्वेस्टिंग का आइटम है, एसेट इन्वेस्टिंग का है, और लोन पे इंटरेस्ट फाइनेंस का आइटम है। ये तीनों आइटम ऐसे हैं जो पीएल में आते हैं, लेकिन ये तीनों ही या तो नॉन कैश है, या इन्वेस्टिंग है, या फाइनेंसिंग, तीनों में से कोई ना कोई एक फीचर कैरी करते हैं। और अगर ऐसे आइटम मेरे पीएल में आए हैं तो हमको इनको पीएल में नहीं रखना। इनसे कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि दिन भर हम लिविंग रूम में रह सकते हैं, रात को हम बेडरूम में जब जाते हैं, तो जब बेडरूम में जाते हैं तो पड़ोसी के सभी बच्चों को बोलते हैं भैया अब अपने घर जाओ। दिन भर पड़ोसी का बच्चा घर में आके खेल ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर रात को सोने के टाइम पे तो उसके घर भेज देते हैं। तो पीएल वो लिविंग रूम है जहाँ पे पूरे मोहल्ले के बच्चे भी आगे खेले, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बट रात को जब कैश फ्लो बनता है तो वो बेडरूम है, वहां सब अपने अपने रूम में ही सो, है कि नहीं? बात समझ में आती है? तो अगर दूसरे रूम का बच्चा हमारे रूम में आके बैठा हुआ है तो उसको बोलेंगे भैया जाओ एक बार जाओ। स्कूल में जब रिसेस टाइम होता है, तुम किसी भी क्लास में जा सकते हो ना अपने फ्रेंड लोग से मिलने, बट क्लास शुरू हो जाने के बाद तो तुम अपने अपने क्लास में ही बैठते हो। यहाँ पर भी वही बात है। तो ऑपरेटिंग एक क्लासरूम है, इन्वेस्टिंग एक क्लासरूम है, फाइनेंसिंग एक क्लासरूम, पीएल रेसेस रूम। तो रेसेस रूम में कोई भी किसी भी रूम का हो आके बैठ सकता है, लेकिन क्लासरूम में अपने अपने हेड के बच्चे ही बैठ सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है तुमको कैश चाहिए, और वो भी कहां से चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग से चाहिए। मतलब तुमको नॉन कैश नहीं चाहिए और नॉन ऑपरेटिंग भी नहीं चाहिए। बात समझ आए? लैंग्वेज में देखो, हेड में ही लिखा हुआ है, यू नीड समथिंग विच इज कैश एज वेल एज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अंडरस्टूड? पक्का? टेकिंग दिस थिंग इन माइंड, हम लोग उन सभी आइटम्स को एलिमिनेट करेंगे, वो आइटम्स जो कि या तो नॉन कैश हो, या इन्वेस्टिंग हो, या फाइनेंसिंग हो, लेकिन ये इनमें से कोई भी आइटम हम तभी ऐड करेंगे जब वो पीएल में आए। क्योंकि अगर कोई मेरे पीएल में नहीं आया है, उसने मेरे प्रॉफिट पे कोई असर नहीं डाला है, और अगर उसने मेरे प्रॉफिट पे कोई असर नहीं डाला है तो उसको छूने की, टच करने की, डिस्टर्ब करने की हमें कोई जरूरत नहीं। अंडरस्टूड? पक्का से? तो सर अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बनता है, खुद से लॉजिक लगाएं अगर, तो लेस बनता है ऑल नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स which were taken in here। ये सभी आइटम्स क्या होंगी? लेस होंगी। सर इनको एडलेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोलते हैं? क्या नाम दोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, इसमें हम लोग ऐड करते हैं
increase in current liability and decrease in current assets. लेस करते हैं increase in current assets and decrease in current liabilities. तो जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। सर ये एडलेस क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में मतलब बहुत डिटेल में बात करेंगे, विथ एग्जांपल्स बात करेंगे। इसमें से हम लोग लेस करते हैं टैक्सेस पेड लेस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट, ऐड करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलेक्शन। तो जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।